Hello students. So we have completed about the electrostatic, about the magnetism, electromagnetic induction and alternating current. These are the first 7 chapters in your NCERT textbooks, and the next chapter we have to study is electromagnetic waves. Very interesting chapter, electromagnetic waves. ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 मार्क्स का आता है सीबीएसई में. इस चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मार्क्स मिले हैं. इस 3 मार्क्स चैप्टर में जो भी चीज आती है, जनरली जो ज्यादा पूछी जाती है, आई विल टेल यू इन दिस लेक्चर और इन द कमिंग लेक्चर. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से आपको पता लग रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है. ऐसी वेव जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है. ठीक, अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चीज. आपने क्लास 11th में लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वेव्स एंड ऑसिलेशंस. ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग है और यहाँ फिक्स्ड पॉइंट से अटैच है, और मैं स्ट्रिंग को अगर यहाँ से यूं डिस्प्लेस करूं तो ये ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, यूं वापस आती है. ठीक है ना, स्टेशनरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स सब पढ़ा. ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक मीडियम है, एक वायर है, उसके अंदर से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है. ये पढ़ा हमने. ठीक, वायर में से, एक मीडियम में से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, वेव जो बन रही है, वेव क्या है, एक तरह की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. अब आप सबने ऑब्जर्व किया एक चीज, सन से लाइट आती है. ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, आपको यूवी रेडिएशंस बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देता है सन. ठीक है, सन तो इतनी दूर है हमारे से, अर्थ से, पर हमारे को उसकी हीट फील होती है, मतलब उसकी एनर्जी फील होती है. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एनर्जी फील होती है उनको. ठीक है, तो इतनी दूर से सन से एनर्जी आ रही है और यहां फील हो रही है. बीच में क्या है, एयर है. ठीक है ना, फ्री स्पेस है, एयर है, कोई अलग से मटेरियल मीडियम तो नहीं है, कोई मटेरियल तो नहीं पड़ा. ठीक, सन से डायरेक्ट रे आ रही है. ठीक है, सनलाइट जो आती है हमारे को. ठीक, ऐसे ही आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा, वाईफाई सिग्नल्स है हमारे पास. वाईफाई सिग्नल, आपके घर में एक कॉर्नर में वाईफाई का मॉडेम लगा है. आपके घर में डिफरेंट पीपल अपने अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करके और उसका वाईफाई सिग्नल से इंटरनेट इजीली चला रहे हैं. ठीक है, वो सिग्नल कोई मटेरियल तो है नहीं, हवा में ही वो सिग्नल है. हमारे आसपास यहाँ हवा में ही सिग्नल है, हवा में कुछ वेव्स हैं जो इनविजिबल है, हमारे को नहीं दिख रही, बट उनका इफेक्ट शो हो रहा है हमारे को, हम इजीली इंटरनेट चला पा रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही रेडियो सिग्नल्स हैं. ठीक है, रेडियो स्टेशन से, रेडियो स्टेशन में सैटेलाइट एंटीना लगा होता है, वहां से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट हो, हम घर में रेडियो सुन पा रहे हैं. ठीक है, ठीक, यहां भी कोई मीडियम नहीं चाहिए. वेव मतलब कोई चीज वहां से, वहां जो रेडियो स्टेशन में कुछ एंटीना है, वहां से कुछ रेडिएशन आई, और जो हमारे घर में रिसीवर एंटीना है होम में, यहां पर हमारे को रिसीव हुई हो. ठीक है, अंदर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ सब एयर है, एटमॉस्फेयर है, कोई मीडियम नहीं है. ठीक, तो ऐसे सब एग्जांपल्स डेली लाइफ में आपने इजीली पढ़े हैं. ठीक है, इंफ्रारेड, हम रिमोट का बटन ऑन करते हैं और सामने टीवी है, टीवी में ऑन हो जाता है. रिमोट के आगे एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब होता है, उसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है. तो उससे क्या होता है, उससे भी एक तरह की रेज निकलते हैं, जिससे टीवी हम इजीली ऑपरेट कर पाते हैं. ठीक है, रिमोट को आप सीधा रखो या उस डायरेक्शन में रखो, इस डायरेक्शन में रखो, टीवी चल जाता है आपका. ठीक है, तो क्या है, एक तरह की कोई हवा में कुछ रेज जा रही हैं जो कि टीवी को सिग्नल दे रही हैं कि ऑन होने का या ऑफ होने का. ठीक, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे हम. ये सब चीज क्या है, एक तरह की वेव्स हैं, ये सब चीजों में वेव्स हैं, और दोज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. ये जितनी वेव्स हैं, रेडियो वेव है, टीवी ट्रांसमिट वेव है, अल्ट्रावायलेट रे है, माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव में जो वेव है. ठीक है, और अल्ट्रावायलेट, माइक्रो, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, विजिबल रेज हैं, हमारे को लाइट दिखती है. विजिबल रेज सबको पता है, विबग्योर का पैटर्न, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम रेंज होती है उसकी. ठीक, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन क्या है, कहां से आया, उसकी स्टडी पढ़नी है हमने. ये तो सब आपको पता है. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट यूजेस क्या हैं. ठीक, और वो जनरली पेपर में आपसे पूछे जाते हैं. तो ये वेव्स आई कहां से, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बाय फैराडेज लॉ. फैराडे ने क्या बोला था कि चेंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली फैराडे ने क्या बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, कुछ वोल्टेज है मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमने पढ़ा था फैराडेज का, ठीक है। और एम्पियर ने क्या बोला था, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें क्या पता चला था, ये तो फैराडेज की बात होगी। एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला था whenever there is a current flowing in wire, a magnetic field is there। पता है आप सबको फैराडेज ने क्या बोला था कि जब जब करंट है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल, जब जब करंट है उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पियर ने बोला। अब मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि ये तो ठीक है, एम्पियर की इतनी बात तो ठीक है, थ्योरेटिकल स्टडी, बट अगर हम, मैं यहां बताता हूं आपको, ये एम्पियर की इतनी बात तो करेक्ट है कि जब जब करंट है किसी वायर में तब मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सवेल ने बोला सपोज मेरे पास यहां एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ बैटरी के साथ कैपेसिटर अटैच है, ठीक, ये कुछ ईएमएफ की बैटरी है, उसके साथ ये कैपेसिटर अटैच, ठीक है, ध्यान से समझना, समझने की चीज है सारी। कैपेसिटर अटैच है, सपोज मैंने यहाँ की को प्रेस करता हूं, जब मैं की को प्रेस करूंगा तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां भी करंट फ्लो होता है, ठीक। तो उसने बोला कि एम्पियर ने बोला कि वायर में करंट फ्लो होता है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के अंदर जो एयर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये कैपेसिटर के अंदर एयर है, ये क्या हो रहा है, यहां से करंट आया, यहां तो मैं कुछ नहीं, करंट दिखता है तो एयर है, यहां फिर करंट आ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि यहां पर कुछ है नहीं, करंट नहीं है, कुछ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ठीक है, यहां करंट है, यहां करंट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखो उसने क्या बोला कि मैं सपोज एक यहां लूप ले लेता हूं, ये C1 लूप ले लिया, ठीक है, यहां पर, और एक इसके अंदर लूप ले लिया। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड बनाता हूं आपको समझाने के लिए, कैपेसिटर प्लेट्स को, ये मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, उसने एक लूप यहां ले लिया C1 और एक यहां क्लोज लूप ले लिया C2, दो लूप ले लिया। मैक्सवेल ने बोला कि चलो हम एम्पियर सर्किटल लॉ को मानते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यहां लगाऊंगा मैं, यहाँ करंट फ्लो है, इसमें से करंट फ्लो है, इस वायर में से, इस वायर के अराउंड कोई क्लोज्ड लूप ले रहा हूं मैं, तो यहां अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो क्या होगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो आई करंट फ्लो है, ठीक है। ये तो लूप होगी, C1 लूप की बात होगी। और उसने बोला सपोज मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहां लगा रहा हूं कैपेसिटर के अंदर फॉर लूप C2 क्लोज लूप, तो यहां क्या हो रहा है, यहां तो कोई करंट नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, बट यहां क्या है, बी डॉट डी एल की वैल्यू जीरो, यहां तो कोई करंट नहीं है। तो मैक्सवेल ने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि यहां करंट है, यहां नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी होगी एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक। और उसने क्या बोला, सपोज मैं इन दोनों लूप को पास पास ले लूं, अगर मैं यहां अलग से कैपेसिटर बनाता हूं, देखो, ठीक, ये कैपेसिटर बनाया, उसने क्या बोला, ये सेम मैं ऐसे यहां कैपेसिटर बना रहा हूं, ठीक, उसने बोला एक लूप मैं यहां ले लूं बिल्कुल पास, और एक लूप यहां ले लूं बिल्कुल पास पास ले लूं, पास लूंगा तो उसने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ है जो C1 लूप की वजह से या C2 लूप की वजह से, ठीक है, वो इक्वल आ रहा है, बी डॉट डी एल जो यहां होगा वही यहां होगा, ठीक है, पास प्लस। तो उसने बोला कि ये जो बीच में एयर है इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई, ऐसी डिसकंटिन्यूटी आई मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम इस केस में देखें, बीच में तो करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो बी डॉट डी एल जीरो हो गया, बट बी डॉट डी एल होना क्या चाहिए था, सेम होना चाहिए था। अगर पास पास लूप है ये होना तो सेम चाहिए था ना, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए थी। यहां करंट है, बीच में करंट है ही नहीं, ठीक। तो उसने बेसिकली क्या बोला, अब उसने, ये तो होगी उसकी थ्योरेटिकल स्टडी, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टडी की बात करें। एक्सपेरिमेंटल उसने सोचा कि चलो शायद ये थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैं यहां करता हूं, क्या एक्सपेरिमेंट किया, सेम चीज, सपोज ये कैपेसिटर है मेरे पास, यहां
बैटरी है, ठीक है, ये कुछ की है, की वैसे बनाओ या ऐसे बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है। उसने क्या बोला कि सपोज मैं मैग्नेटिक निडल यहां लेके आ रहा हूं, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक निडल जब यहां लेके आ रहा हूं तो यहां कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रही है, और मैग्नेटिक निडल का एक ही प्रूफ है डिफ्लेक्शन कब शो होती है, जब करंट होता है, ठीक है। उसने बोला चलो यहां लेके आता हूं मैं मैग्नेटिक निडल, ठीक है, यहां मैं मैग्नेटिक निडल, जब वो यहां मैग्नेटिक निडल लेके आया यहां पे डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। अब ये चीज उसकी जो यहाँ थ्योरी थी वो थोड़ी थोड़ी प्रूव होने लगी कि मैं सही हूं। क्या चीज, कि यहां भी डिफ्लेक्शन हो रही है, और डिफ्लेक्शन कब होती है, जब करंट होता है। तो मतलब क्या है, अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है, करंट है, ठीक है, अंदर भी कुछ ना कुछ करंट है। वो एक्चुअल में करंट नहीं है, हमारे को नहीं दिख रहा, वायर में करंट फ्लो है, बट अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि करंट जैसी है, ठीक है, अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि करंट जैसी है। इतनी चीज समझ आ गई। तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी बताई कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, वो एक्चुअल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी। क्या इनकंसिस्टेंसी है, उसने थ्योरी से भी बताया कि ये इनकंसिस्टेंसी है, और मैग्नेटिक नीडल रख के भी बताया। तो उसने क्या बोला कि अभी तक हम ये पढ़ते थे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो सिमिट्री ये भी होनी चाहिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, फैराडेज ने जो बोला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है कहीं ना कहीं, या सिमिट्री से करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक। तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया उसने कि ये मेरे पास जो कैपेसिटर है, जब ये बैटरी से कनेक्ट है तो क्या हो रहा है, जैसे हम की यहां से की प्रेस कर रहे हैं, जैसे हमने की प्रेस करी तो यहाँ चार्ज डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब चार्ज डेवलप होना चार्ज हुआ तो टाइम के साथ चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इतनी चीज समझ आ गई। तो यहां से उसने दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बेसिकली ऐसा क्यों, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट है, करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं करंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। मतलब जो इसके बीच में जो भी ऐसी क्वांटिटी है जो करंट जैसी है, वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ना, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है, जो क्वांटिटी हम बोल रहे हैं कि शायद इसमें करंट है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आई। अगर मैग्नेटिक निडल रख रहा है वो, या यहां इनकंसिस्टेंसी हो रही है थ्योरी या एक्सपेरिमेंट में, दैट मींस अंदर कुछ ना कुछ क्या है मेरे पास, करंट जैसी चीज है, ठीक है। तो उसने ही बोला कि बाय सिमिट्री क्या है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड हैज अ सोर्स दैट इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से ही होती है, ठीक है, करंट का सोर्स है। दैट मीन्स this changing electric field is connected to current, ठीक है। that means जो ये changing electric field है ये कहीं से कहीं किसी करंट से कनेक्टेड है, ठीक है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट्स हैं, ये एरिया है, ठीक है, एरिया है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है। और उस करंट का जो उसने नाम दिया मैक्सवेल ने, उस करंट को बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। जो उस करंट का नाम दिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। कि कोई ऐसा करंट है इसके बीच में, वायर में क्या होता है, कंडक्शन करंट सबको पता है, ठीक है। वायर में क्या है, यहाँ वायर में आईसी, ये क्या है, आईसी कंडक्शन करंट है।
तो इसके बीच में करंट है जो कि एक्चुअली में करंट नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ करंट, बट उसके ऐड होने के साथ, उसकी ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है, उस करंट को अगर इस करंट में ऐड कर दो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रही है इक्वेशंस, ठीक है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है। अब एम्पियर तो क्या हुआ, उन्होंने करंट के बारे में बोला, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दिस करंट इज नॉट एक्चुअली अ करंट, कोई करंट नहीं है, बट एक ये क्या कर रहा है, करंट सिंपल जो उसकी थ्योरी एक्सपेरिमेंट हुआ उसने बोला कि ये करंट ऐड हो रहा है जो कि इक्वेशन को क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है। तो उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ करंट व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट कब आया, डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स whenever there is a change in electric field or electric flux, जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है, जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आया, टाइम वेरी मतलब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो तब कुछ ना कुछ करंट डेवलप हुआ, एंड दैट करंट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में कोई करंट नहीं होता, बट वो कंडक्शन करंट में ऐड होके हमारी इक्वेशन को कंसिस्टेंट करता है। तो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसको स्मॉल डी या कैपिटल डी जैसे भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। व्हाट इज दिस फाई ई, एवरीवन नोज दैट फाई इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, एरिया किसका है, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट, अगर हम एरिया को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक करंट आया, उस करंट की वैल्यू, वो करंट कैसा होना चाहिए, करंट रिलेटेड होना चाहिए फ्लक्स की चेंज से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था जिसके कारण हमारे को मैग्नेटिक नीडल में शो हो रहा था, दैट मींस इस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी करंट से रिलेटेड है, और वो करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक, समझ आ गया। आप किसी भी बुक से रीड करना, जरूर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो हमारे पास करंट आया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज नॉट एक्चुअली अ करंट, बार बार बोल रहा हूं, वो एक्चुअल में करंट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम फर्स्ट चैप्टर में ही बात कर लेते इसकी कैपेसिटर के बीच में, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्योरेटिकल स्टडी है और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव है कि यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब अंदर कुछ ना कुछ क्या है, ऐसी चीज है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, अंदर तो कोई वायर नहीं है, फ्री एयर है, कैपेसिटर के अंदर फ्री एयर है, कोई वायर नहीं है, ठीक है। तो वो जो करंट आया, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन थी, या ऐसे बोलेंगे जो मैक्सवेल्स इक्वेशन थी फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, जो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी, मतलब जो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके इक्वेशन दी थी, दैट इज बी डॉट डी एल, उसने बोला दैट इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट इज इक्वल टू दिस म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट प्लस सम फैक्टर दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये उसने बोला कि अब ये इक्वेशन पूरी होती है, ठीक है। एम्पियर ने तो बोल दिया था बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, जिसमें आई क्या था उसका, वो कंडक्शन करंट ही था जो वायर में फ्लो हो रहा था, ठीक। बट मैक्सवेल ने क्या बोला, दिस बी डॉट डी एल इज नॉट म्यू नॉट आई प्लस सम क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज ड्यू टू दिस, उसने जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये करंट कहां से आया, ये करंट कहां से आया, ये तो सेम था आईसी, और ये करंट कहां से आया, इतना तो इक्वेशन आपको पता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई मतलब कंडक्शन करंट ही था पहले, उसको मैं आईसी लिख रहा हूं क्योंकि हम आईडी से उसको डिफरेंशिएट कर सके। एंड व्हाट इज दिस आईडी, दिस आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब जो स्टार्टिंग में बात करी हमने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो फैराडेज ने बोला, एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे को
मैक्सवेल ने बताया, ठीक है, जो कि हमारे को किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। समझ आ गया। इस कोविड-19 सिचुएशन में 2020-21 का जो बैच है उसमें सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट। पर मुझे ये समझाना जरूरी लगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताऊंगा, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्ट आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ, ये मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो हमने बेसिकली इसमें क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा और इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ में क्या इनकंसिस्टेंसी थी, ठीक है, कि उसमें बीच में कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही थी, हमारे को फील हो रही थी उस मैक्सवेल को। और थ्योरी में भी उसने बोला कि थ्योरी में भी इनकंसिस्टेंसी है, और वो इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया उसने एक टर्म देके, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि किसका सोर्स है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जिसकी वजह से क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमने ये पढ़ लिया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। So now let's come to electromagnetic waves. So now we have studied about a changing electric field or a time varying electric field also produce magnetic field. By Faraday's law, we have studied that a time varying magnetic field is a source of changing electric field, and now we have studied that a time varying electric field also is a source of magnetic field. ये पढ़ा हमने, ठीक। So these both fields give rise to production of each other। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरा का चेंज एक दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, सपोज हमारे पास फर्स्ट यूनिट जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां क्या था कि हमारे पास एक स्टेशनरी चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी स्टेशनरी चार्ज की वजह से। यही पढ़ा था हमने, ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी स्टेशनरी चार्ज की वजह से। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ा हमने कि जब यूनिफॉर्म मोशन करता है चार्ज, मतलब कुछ करंट होता है, ठीक है, जब चार्ज यूनिफॉर्म, सपोज इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट ऊपर है, जब यूनिफॉर्म मोशन करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है कुछ, इतना बड़ा, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। अब क्या है, सपोज चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, चार्ज एक्सीलरेट करने का मतलब सपोज वो हार्मोनिकली मूव कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, या चार्ज ऐसे बोलेंगे चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, चार्ज जब एक्सीलरेट कर रहा है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट वो एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब टाइम के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है। जब चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है तो टाइम के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, टाइम के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो वो किसको क्या उस प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा टाइम के साथ, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है, फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो अगर चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है तो मूविंग चार्ज क्या करेगा, चार्ज एक्सीलरेट होने का मतलब क्या है, जब चार्ज एक्सीलरेट तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, और जो क्या राइज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को राइज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो वापस वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेगी टाइम के साथ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का सोर्स है, और वो दोनों जब चेंज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक डायरेक्शन में, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो दोनों एक दूसरे का सोर्स हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एक चीज को प्रोड्यूस करती हैं। वो जो मैं चीज बोल रहा हूं जिसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, वो एक तरह की वेव बनाती हैं, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन की या चार्ज की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी थी, जिससे वो सपोज एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है म्यू फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, म्यू फ्रीक्वेंसी से चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये चार्ज हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, तो चेंजिंग टाइम के साथ चार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड को राइज दे रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को राइज कर रही है, ठीक है।
तो उसकी ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक तरह की वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस वेव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इससे पहले हमने वो पढ़ लिया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, and these both electric and magnetic field, changing electric and magnetic field, give rise to a wave, and that wave propagates in the third direction. Suppose electric field x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में सपोज प्रोपोगेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में कर रही है, तो x डायरेक्शन में वो वेव प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, उस वेव को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों को मिला के क्या बना है, एक वेव बनी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अब सब थ्योरी है, इतना समझाने का था आपको। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से एक वेव रेडिएट हुई, एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस, जो स्पेस में प्रोपोगेट हो रही है, एज अ कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कपल्ड मतलब एक वेव स्पेस में जा रही है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ऑब्वियसली, एंड दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो मैंने बताया कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और वो दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर और वेव की डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है डेफिनेशन। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब होता क्या है, अगर हम उसको देखें, विजुअलाइज करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी दिखती है। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की रिप्रेजेंटेशन है। ईएम वेव्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, सपोज अभी ब्लैक कलर को देखो, ब्लैक मार्कर, सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है। यहाँ फर्स्ट हाफ में वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव वाई डायरेक्शन, थर्ड हाफ में पॉजिटिव, फोर्थ हाफ में नेगेटिव, फिफ्थ हाफ में, मतलब इसका हाफ छोड़ा, इसका मतलब ये आगे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, सो आई हैव माई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके नेबरहुड में। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन मतलब बाहर, इमेजिन कर पा रहे हो ना, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड। यहां क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड रेड कलर में, ये मेरे पास क्या है, रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब मेरे पास, और ये टाइम के साथ इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वेरी कर रही है। So when we have electric and magnetic field varying with time, ठीक है, then it give rise to electromagnetic wave, और एक ऐसी वेव बनी जो कि प्रोपोगेट कर रही है x डायरेक्शन में, आगे बढ़ रही है वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही हैं परपेंडिकुलर y और z डायरेक्शन में एक दूसरे से, and to the direction of propagation of wave। propagation of wave किसमें, x direction, this is x, this is my y, this is my z। so electric and electric field is in y direction। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में आपने सबने पढ़ा है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, या के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस, अगर आप वैसे ही जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इसमें वैसे ही लिखूं, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये E कौन से डायरेक्शन में है बताइए, y डायरेक्शन में है, तो j कैप। ठीक है, E वेक्टर, और B वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और B कौन से डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है, k कैप। ठीक है, और वेव कहां प्रोपोगेट हो रही है, ये वेव वेक्टर के साथ क्या है, ये जो वेव वेक्टर के साथ क्या x, तो वेव क्या है, x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव को। ठीक है, समझ आ गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो तीसरी डायरेक्शन में एक वेव प्रोड्यूस होती है, एंड दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव वेक्टर है के, आप सबको पता है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा आपने वेव वेक्टर के, एंड दिस के इज 2 पाई बाय लैम्डा।
2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी और टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव। इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वही क्या होगी, वही फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की, ठीक है। सो दिस इज about the electromagnetic wave. In next lecture we will study about the properties of these electromagnetic wave and uses of different electromagnetic wave. अब हर electromagnetic wave की क्या होगा, एक particular frequency होगी, यहाँ frequency है ना, तो different electromagnetic wave है, सनलाइट में अलग, वाईफाई सिग्नल में अलग, रेडियो सिग्नल में अलग, टीवी सिग्नल में अलग, सब में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव अलग, इंफ्रारेड रे अलग, जिससे हम रिमोट ऑन करें तो टीवी ऑन हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज all about today's lecture. Thank you.